नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो आदाब। मेरा नाम है शुभ मिर्ज़ापुरिया और आप सुन रहे हैं द सोशल इंटरकोर्स। और आज हमारे बीच में अपनी बात रखने आए हैं इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा काम करने वाले, और उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है लोगों के लिए, स्लम डवेलर्स के लिए। आइए उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अब्बास। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अब्बास आपका मेरे शो में द सोशल इंटरकोर्स। और मुझे बहुत खुशी है कि एक तो तुम आए हो, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा बिजी रहते हो अपने काम में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में। तो जो तुम्हारा ये जो काम है, ये जो इतना तुम बिजी रहते हो, काम करते हो और लोगों की सेवा करते हो, इसको मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा उनके साथ खड़े रहते हो, उन गरीबों के साथ खड़े रहते हो जिनके लिए तुम काम करते हो, और उनकी आवाज़ हमेशा बनते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू। और मैं तुम्हें अपने शो के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो शो है हमारा, ये उन जज्बातों के ज़खीरे को लाया जाता है इसमें, और उन ज़खीरों को एक तरीके से, उन ज़खीरों से बातें निकाली जाती लोगों की, जो कि हम कोशिश करते हैं कि वो जो बातें हैं, वो करोड़ों लोगों की जो बातें बन के निकलती है, वो उन लोगों तक पहुँचे, उन सिस्टम तक पहुँचे जो के पास पहुँचना चाहिए, और उनकी बातें, उन लोगों की बातें एकदम क्लियर, स्पष्ट होके बाहर आए, और ये सिस्टम उस पर गौर करे, ये वो लोग गौर करे जो इस पे ध्यान नहीं देते या नज़र मार लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। तो बहुत बहुत फिर से स्वागत है अब्बास। और तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या करते हो और कैसा ये तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ कि एकदम से तुम सामाजिक कार्यकर्ता में भी एकदम अपना तुम्हारा मन लग गया और तुम उन लोगों के लिए करते आ रहे हो, गरीबों के लिए। तो मेरा नाम आपने पहले ही बता दिया, मेरा नाम अब्बास है। और मैं शुरुआत एक्चुअली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने AMU से 10th 12th और ग्रेजुएशन वहाँ से करी। और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैं आया यहाँ पे नोएडा में और अलीगढ़ में भी, दोनों ही जगह मैंने काफी देखा कि वहाँ पे क्या है कि जो शिक्षा का स्तर है वो हम कॉन्टिन्यूसली चाह रहे हैं कि बिल्डअप हो, और स्टिल जहाँ पे भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे या इस तरह के जो भी अच्छे इलाके हैं, उनके आसपास आपको कुछ ऐसे पिछड़े इलाके दिखते हैं जहाँ पे लोग शिक्षा नहीं गेन कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, चाहे वो इकोनॉमिक रीजंस हो या कोई और रीजंस हो, राइट। अब जैसे कि कुछ इंसिडेंट्स थे उस टाइम पे जो मैंने उस टाइम देखे और फील किए। जैसे कि एक बार यूनिवर्सिटी से मुझे एक बार घर आना था, कोई बहुत जरूरी काम था, और कुछ चुनिंदा बच्चे जो है, हम लोग जो वॉशरमैन है उसको कपड़े देते थे धोने के लिए। एकदम से जब आना हुआ तो मैंने सोचा कि लाओ कपड़े अपने ले आता हूँ, क्योंकि मेरे ज्यादातर कपड़े उसके पास थे। और उस टाइम उसका आने का था नहीं, वो एक वीक बाद आता, तो मैं उसके घर चला गया कि जाके वहां से अपने क्लोथ्स ले आता हूँ और घर निकल जाता। तो व्हेन आई विजिटेड AMU के पीछे एक जगह थी, उसको जमालपुर कहते थे। और जब वहां पहुंचे तो रास्ते में मार्केट थी एक छोटी सी, एंड आई सॉ कि मतलब 18, 19 या उससे भी कम, 14 आप कह सकते हैं, इस एज की उम्र के बच्चे, दे वर वर्किंग एट द शॉप्स। एंड फिर उसके बाद जब मैं अंदर गया तो जब उसके घर के वाले एड्रेस पे पहुंचा तो वहाँ पे मतलब इट वाज स्मॉल हाउस वेयर समझ लीजिए 5-6 कमरे छोटे छोटे, एक बिल्कुल एक ही घर के अंदर छोटे छोटे बने होते, और वो एक एक कमरे नहीं थे, वो एक एक किराए के मकान थे, जिसमें एक एक पूरी फैमिली रह रही थी। तो मतलब एक एक कमरे में पूरी फैमिली रह रही थी। इट वाज 4-5 पीपल की फैमिली एक एक कमरे में रह रही है, और वो सारा कमरा एक मतलब वो 4-5 मकान का ही एक घर है ना, और उसमें 5 अलग अलग किराएदार हैं फैमिली। एंड उसमें मैंने उनसे बहरहाल कपड़े पे लिए, बातें करी। तो थोड़ा सा मैंने पूछा भी कि अच्छा आपके बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस साइड की वो वहाँ परचून की दुकान पे जो है वो काम करने गया हुआ। तो आई वाज लाइक कि वो कितना एज है, क्या करता है। इस साइड की वाज 17।
तो मेरा सवाल ये था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा नून का टाइम था एंड आई वाज लाइक कि अभी तो इसको स्कूल में होना चाहिए, तो क्या स्कूल नहीं जाता है? तो डिसाइड कि अभी मेरी अर्निंग इतनी कम है कि अगर वो स्कूल उसको भेजेंगे तो फिर क्या हम लोग कमाएंगे और क्या खाएंगे? दिस वाज द सिचुएशन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये जो मुझे समझ में आई, मतलब इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, ये तो उस टाइम का पहला इंसिडेंस था मेरे साथ कि प्रॉब्लम ये समझ में आती थी कि एजुकेशन के ऊपर जो है वो काम कई बार इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि लोग अगर उस टाइम को कमाएंगे नहीं तो फिर वो खाएंगे कैसे, राइट? तो इसी वजह से वो अपने बच्चों को एजुकेट भी नहीं कर पा रहे थे। और ये जो बात तुमने जब बात बोली है ना कि उसके पिता ने बोला कि अगर हम इसको पढ़ाएंगे तो हम खाएंगे क्या, ये कहानी मुझे लगता है ये गरीब फैमिलीज की बहुत जगह है ये, और ये भारत में मैंने सुना भी है, ये देखा भी, हम ये कई पिक्चरों में भी देखते आ रहे हैं कि ये डायलॉग होता है कि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो खाएगा क्या, आगे चल के तो कमाना ही है। और ऐसे ही इस तरीके के इंसिडेंट एक बार मेरे साथ भी हुआ था जो मैं अपने लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उसमें यही हुआ था कि जब मैंने पूछा उस बच्चे से कि इसको तुम पढ़ते हो नहीं हो, तुम काम क्यों करते हो, तो उसने यही बोला कि आगे चल के तो मुझे क्या कहते हैं यही करना है, कमाना ही है, तो अभी से ही मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ही अचंभा लगा था कि मतलब लोगों की गरीब फैमिली में जो है ये जो मजबूरी है जो कमाने के प्रति की कमाना ही देखना है, बच्चों का एजुकेशन नहीं देखते हैं, जबकि उनको उनकी भी गलती नहीं है। एक तो गरीबी है और दूसरा ये भी है कि उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब आगे चल के हमें पैसे के लिए ही हमें पढ़ाई करनी है तो क्यों ना बच्चे को अभी से ट्रेन करे अपने काम में, वो अभी से लग जाए। तो ये बस ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और ये बहुत ही मोस्टली गरीब फैमिलियों की कहानी होती है। और नहीं, इसमें उनकी भी गलती नहीं है सर। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एजुकेशन इस टाइम पे इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि ये एक बिजनेस बन चुका है, राइट? और उस वजह से क्या है कि कई बार जो है वो स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो विड्रॉ कर लेते हैं लोग कि हम वहाँ एजुकेट नहीं करेंगे। और रही बात, कुछ लोग सवाल खड़े करेंगे कि व्हाई डोंट दे ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट स्कूल्स और समथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज पहले तो उनको बेसिक्स इतना अच्छा आना चाहिए प्राइमरी लेवल पे कि वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले पाए, क्योंकि उसके पहले भी उनका एक टेस्ट होगा, राइट? तो वो सब तैयारी तो वो नहीं करा सकता ना, तो वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, राइट? तो वो तो तैयारी उनकी घर पे भी नहीं हुई और प्राइवेट स्कूल में भी नहीं हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जब इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले पॉलिटिक्स आता है नंबर 1 पे। इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत हाई है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम है ये कहाँ लैग कर रहा है इस सिचुएशन में, और तुम्हारे हिसाब से इस इंडियन सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे काम करना चाहिए? जो तुम्हारे जो अपने व्यू है, जो तुम्हारे अपने जो विचार है, वो उसको बताओ। देखिए, इसमें जो है मेनली मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना चाहूँगा। मैं इसमें फोकस करना चाहूंगा एक एक यूनिट्स पे, ठीक है? तो अभी जो भी सोसाइटी की यूनिट है वो है एक इंडिविजुअल, राइट? और एक एक इंडिविजुअल से ही मुझे शिकवा भी है कि कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल से ये शिकायत करते हैं कि भाई हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, या मतलब इस तरह की काफी उनकी बातें रहती हैं कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, राइट? बट व्हाट आई बिलीव दैट जो बेसिक्स है डेवलपमेंट का वो तो एजुकेशन है, राइट? सो आप खुद क्या कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग फॉर दैट? क्या आप खुद कोई इनिशिएटिव ले रहे हो इसके लिए, राइट? तो सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो एक शेर भी अर्ज करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ज है, जी जी। कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बोला, बहुत खूब बोला, राइट? तो कहने का मतलब ये कि लोग शिकायत तो सभी कर रहे हैं, बट नोबडी इज डूइंग समथिंग, यू नो, टू अचीव
डेवलपमेंट या थिंग, और बेसिक लेवल तो एजुकेशन ही है। तो क्या आप इतना भी आप नहीं कर सकते कि आप घर के अड़ोस पड़ोस में एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दें, या देख लें कि कोई ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे उस बच्चे को आप एजुकेट कर दें, या उसको एजुकेशन की तरफ प्रेरित कर दें, या कुछ हेल्प कर दें। राइट। तो ये जो तुम काम करते हो गरीब लोगों के लिए, जिस तरीके से काम करते हो, तो उसमें तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि ये काम तुम खुद करते हो, किसी से मतलब ऐसे कोई हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस चीज को तुम किस तरीके से करते हो और कैसे उस चीज को तुम कर पाते हो? क्योंकि तुम्हारा खुद का एक अपना एक पेशा है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी घर की भी लाइफ है, तो कैसे इस चीज को करते हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव बता दूं। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, डॉन ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें हम बेसिकली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे घर के पास जो स्लम्स है, तो हम वो स्लम्स हमने विजिट किए, हमने वहाँ पे देखा कि प्राइमरी एजुकेशन पे क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट। एंड प्रॉब्लम वाज कि सेम प्रॉब्लम की बच्चे जो है कमाने में लगे हुए हैं, सब छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई रैक पिक कर रहा है, कोई जो है इस तरह के छोटे काम कर रहा है, कोई कंचर बना रहा है, राइट। बट वो कोई भी एजुकेशन पे काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उसमें फिर हमने एक इनिशिएटिव ये शुरू किया कि हम प्राइमरी लेवल पे उनको टीचिंग देंगे, और एटलीस्ट इतना देंगे कि बेसिक हिंदी और मैथमेटिक्स उनको लिखना पढ़ना और जोड़ घटाना आ जाए। ठीक है। तो उसमें ये रहेगा कि एटलीस्ट अगर बेसिक्स आ जाएगा तो आगे जाके फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी ले सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। और ये काम हम फ्री में नहीं कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स से बोलते हैं और कि आप हर दिन 1 रुपी फी लेके आओ, तो हम हर दिन पर कैंडिडेट 1 रुपीज लेते हैं और उसको वहाँ पे फिर हम पढ़ाई शुरू करवाते हैं। और इसके साथ कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो जैसे मेरा एक जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें जो मेरे स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ नोएडा में। तो उनको भी मैं एक गाइड करता हूँ कि इफ आई एम टीचिंग यू फॉर फ्री, तो आप भी एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को इस तरह से आप पढ़ाइए। राइट। तो उसमें से भी कई बच्चे हैं जो हमारे नोएडा में स्लम्स में जाके पढ़ा रहे हैं। और तो इस तरह से मैं इसको जो है मल्टीपल लेवल पे इसको ले जाना चाहता हूँ और वेरियस एरियाज में इस तरह के एजुकेशन सेंटर्स शुरू करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया काम है। और 1 रुपए की तुम बात कर रहे हो, मतलब 1 रुपए में आज के टाइम पे देखा जाए तो कुछ नहीं आता, और तुम 1 रुपए ले रहे हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत ही मतलब खूबसूरत चीज है। ऐसे लेवल पे काम करना। और जहाँ स्लम्स की बात करते हो तो स्लम्स के नाम पे बड़े से बड़ा डॉक्टर भी जाना नहीं चाहता है, लोग जाना नहीं चाहते वहाँ पर। वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, ये है, बीमारी हो जाएगी। और वहाँ जाके तुम ये जो काम कर रहे हो, ये बहुत ही मतलब तारीफे काबिल है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ बस कि ये जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया की तुम कुछ प्रॉब्लम्स बताओ, लोगों को पता चले कि जो उनको दिखता है वो हकीकत नहीं है, क्योंकि तुम इतना जुड़े हो इन लोगों से करीब से। तो वहाँ पर लाइफ कैसी होती है? वहाँ पर जैसे बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं, बाहरी दुनिया मैं कहूँगा कि आज की जनरेशन जो है, जो बहुत ज्यादा समर्थ है, उनसे अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो वो नहीं जुड़ पाते, क्योंकि कहीं ना क्योंकि गरीबी आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है स्लम के हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि छुआछूत आज भी है लोगों के मन में और भेदभाव करते हैं। तो उस केस में वहाँ की लाइफ कैसी है, वो कैसे उनकी भावनाओं को जरा व्यक्त करो अपनी ही तुम जज्बातों। देखिए, इसमें जो है कभी कभी क्या होता है ना कि एक तो ये इस तरह से है कि एक नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बन जाता है। राइट। और कई बार ना लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, ना वहाँ पे बिजनेस करना उधर की तरफ पसंद करते हैं, ना उधर की तरफ रुख करते हैं। राइट। तो वो बिल्कुल एक तरह से नेग्लेक्टेड सेक्शन हो जाता है। और ऐसे सेक्शन यूजुअली जो है वो किसी नदी के किनारे या किसी बड़ी सोसाइटी के पीछे किसी बंद गहरी गलियों में पाए जाते हैं। राइट। तो ये इस तरह का चीज है कि
अब वो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी आपने सुना होगा, वो चेन बन जाती है कि वो फादर जो था वो पंचर का काम करता था और उसके पास आदमी इतनी कम थी कि बच्चा भी शुरू से कहीं ना कहीं वो भी काम करता रहा या साथ में ही पापा के करता था। और उसके बाद फिर वो उस चक्कर में उसका एजुकेशन लैक हो जाता है और फिर वो बड़ा होके फिर वो अनएजुकेटेड रहता है, बट उसके पास वो साइकिल पंचर वाला स्किल रहता है, राइट। तो वो फिर से बड़ा होके फिर वो अगेन फिर वो जो स्किल उसके पास है उसी को लाइवलीहुड के लिए यूज करेगा, ना तो फिर वो वही दुकान खोलता है और वैसे ही उस पर काम करता है, राइट। तो वो एक साइकिल जो है ना वो चेन जब तक ब्रेक नहीं होगी ना, तो ये साइकिल, ये यूजली ऐसा साइकिल ऑफ पॉवर्टी ना ये पाया जाता है ऐसे इलाकों में। और अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में जब तक एजुकेशन और इस तरह की चीजें तो आप इम्प्लीकेट नहीं करेंगे, ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी ना ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को अगर स्लम के लोग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसको मैं शेयर में अर्ज करना चाहूंगा। अर्ज है जी, अर्ज है। मैं कि खुद अपनी ही आवाज के शोलों का असीर, मैं कि खुद अपनी ही आवाज के शोलों का असीर, मैं कि खुद अपनी ही जंजीर का जिंदानी हूँ। वाह। कौन समझेगा जहां में मेरे जख्मों का हिसाब, कौन समझेगा जहां में मेरे जख्मों का हिसाब, किसको खुश आएगा इस जहर में रूहों का अजाब। कौन आकर मेरे मिटने का तमाशा देखे, किसको फुर्सत की उजड़ती हुई दुनिया देखे। वाह 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 वाह, मतलब ये पूरा एकदम दिल से आपने रख दिया पूरी। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी भावनाएं व्यक्त कर दी है कि मतलब इसको ही अगर आदमी सुन ले, एक नॉर्मल इंसान सुन ले, तो वो सोच में पड़ जाए कि मतलब ये किस, मतलब कौन सी रूह की आवाज थी जो इसमें रखी गई है। ये खलीलुल रहमान आजमी साहब की नज़्म है। जी जी, बहुत खूब लिखा, बहुत खूब लिखा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने इस शायरी की, ये शायरी जो है ना मुझे इतनी अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि इसमें ना ऐसे अंदर अंदर ही एक डाला है कि इसमें जान बहुत है, इसमें मतलब वो बात बहुत है। कहीं ना कहीं ये जो दुख का नगमा ये बसा हुआ है ना, ये बादल बसे हुए हैं इन गरीबों में, इन गरीबी में, और ये जो सह रहे हैं वो कैसे व्यक्त किया है तुमने इस चीज को। बहुत ही मुझे ये चीज अच्छा लगा और हमारे लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा, ये जो तुमने अपने दिल की बात इस तरीके से इसको रखा। और मुझे ये बताना मुझे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर स्लम्स एरियाज को अगर हमें डेवलप करना है तो कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए बात भी करती है उनसे तो उनको भटका भी दिया जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा हर छोटे छोटे कम्युनिटी में लीडर बनने की कोशिश की जाती, कोई एक लीडर बन जाता है उनका, तो वो कभी भटकाता है, कभी कास्ट के नाम पे उनको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो करना अगर कोशिश किया जाता है तो किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता उनको सही करने का, उनकी डेवलपमेंट करने का, और कोशिश करा भी गया है। लेकिन ये जो कभी कभी ये जो पॉलिटिक्स आ जाती है तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस चीज को रोक देती है, उनके डेवलपमेंट को रोक देती है। तो इस चीज को जब तुम देखते हो अपने काम के आते समय, मतलब बीच पे आता है, तो तुम उस चीज को क्या कहना चाहते हो? देखिए, इसमें मेरा सिंपल सा एक मानना है, आप जैसे मैंने बोला ना कि स्लम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी ब्रेक करके आगे नहीं आ पा रहे हैं, राइट। और वो आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन के अंदर में वो नहीं घुस पा रहे हैं या एजुकेशन जो है नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मेन रीजन यही है कि भाई आप डेवलपमेंट का सोचिए तो आप रियलिटी जानते हैं कि कौन डेवलपमेंट का सोचता है, कितना सोचता है, और उसमें कितना वहां तक एग्जैक्ट उस जियोग्राफिकल लोकेशन तक होता है जहाँ के लिए वो कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि कागजों में चीजें हो जाती हैं और आपको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। तो जब तक देखिए कोई भी चीज है, चाहे वो अगर अब करप्शन हो या चीजें हो या पॉलिटिक्स हो, चीजें हो, तो उन सब चीजों का जब सोल्यूशन तो तभी आएगा ना जब आप एक एजुकेटेड यूथ आपके सामने उभर के आएगा।
राइट। अब आपको वोट लेने हैं तो आप स्लम्स में चले गए, आपने लोगों को 2-4 बातें बता दी कि हम कल को ये डेवलपमेंट करेंगे, आपकी कच्ची कॉलोनी पक्की कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। बट उसके बाद जब भाई वो लोग मान गए और उन्होंने आपको वोट दे दिया और जब आपकी सरकार बन गई तो क्या आपने उन चीजों पर अमल किया, राइट। अब अगर यही चीजें ये लोग एजुकेटेड होते, इसमें से कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बनता, कोई लॉयर बनता, कोई समाज सेवक बनता, कोई कुछ बनता, राइट, तो ये उसके खिलाफ खुद आवाज भी उठा सकते थे और जाके अपने नेता से पूछते कि भाई आपने ऐसा वादा किया था तो क्या हुआ, ठीक है, तो ये चीज क्यों नहीं पाई गई। तो सिंपल सी बात ये है कि एजुकेशन इज लैकिंग, राइट। तो अगर ये चीज रहेगी तो ये सब चीजों पे ही आपका इस पे असर पड़ेगा। तो टोटल अगर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री की आप बात करें तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब। और बस तुम्हें क्या लगता है एजुकेशन लेवल को यहाँ पे कैसे पहुंचाया जा सकता है? मतलब हमारे भारत को इंडिपेंडेंट हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी भी जब गरीबी की बात आती है तो तुम्हें भी पता है भारत बहुत आगे है उसमें, तो अभी भी हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारे रीजन है उसमें, गवर्नमेंट की भी कभी कोई गलती मैं नहीं मानता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन लेवल को कैसे तुम सुधारना चाहोगे, कैसे तुम लेना चाहोगे? क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कि एजुकेशन अगर कहीं किसी कम्युनिटी की सुधार दी जाए तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो जो गैप होता है वो भर जाता है। तो उस पर तुम क्या कहना चाहते हो? देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो पॉवर्टी की अगर आप बात करेंगे ना तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है हमारा कंट्री। और बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें ठीक है तो कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है पॉवर्टी के मामले में, राइट। तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा बेटरमेंट आया है, बट स्टिल मोर नीड्स टू बी डन। एंड ये हमेशा जब तक इंडिविजुअल अप्रोच इसके साथ नहीं जुड़ेगी तब तक आई डोंट थिंक इसमें कुछ हो सकता है। तो इसमें मैं सभी लोगों से जो साहिब हैसियत हैं और इस तरह के लोग हैं उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तो अपना एक दिन का सैलरी अगर उनके एजुकेशन पे खर्च कर सके तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट पार्ट। और अगर वो अपने घर से निकल के अपने अच्छी सजी हुई सोसाइटियों के पीछे जाके किसी गली में देखें तो उन्हें शायद कोई स्लम भी नजर आ जाए जिसमें वो किसी की मदद कर पाए, राइट। तो स्लम हर जगह है, साउथेक्स में भी स्लम है, ठीक है, और सीलमपुर में भी स्लम है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने बाहर निकल के कितना एंगल से अपना कैमरा लेंस खोल के देखते हैं, ठीक है। तो वाइड एंगल लेंस जब लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। और अब बस मुझे एक और चीज बताओ, जैसे तुमने बिल्कुल ये बात बोली कि अगर आप अपनी सैलरी नहीं दे सकते तो कुछ हिस्सा या अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज आप डोनेट करिए उन लोगों के लिए जो भलाई का काम आएगी। और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहूंगा जो ये एपिसोड सुनेंगे, ये जो अब्बास ने बात कही है बहुत खूब बोली है कि जब तक सोसाइटी के लोग नहीं चाहेंगे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, तो तब तक डेवलपमेंट नहीं आ सकता। अगर आप स्लम की गरीबी की बात करते हैं तो वो तब तक अगर बातें ही होती है कि देखो यहाँ पर कितनी गरीबी है, लेकिन जब वो आगे बढ़ने की बात आती है तो सबके पैर पीछे हो जाते हैं। तो सैलरी अगर आप नहीं देना चाहते हो तो सैलरी नहीं तो आप कुछ ऐसी चीज करिए उनके लिए, कुछ ऐसा काम करिए। एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट यही है कि इनकेस आप ये जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ जो है आप फंड्स देके ही कर सकते हैं, आप अपना समय देके भी कर सकते हैं, राइट। तो आप अपना जो है 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा अगर रोज दे दे एजुकेशन पे तो एटलीस्ट उसका कुछ तो भला होगा। बिल्कुल सही बात है। और कुछ आखिरी सवालों को मैं क्या पूछना चाहता हूँ तुमसे बस। एक तो ये है कि जब ये हम लोग जब करना भी चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है
और जो कम्युनिटी का जो गैप रहता है तो उसको कैसे कवर किया जाए। जैसे अगर मैं जाता हूँ उनसे बात करने के लिए, तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि लोग थोड़ा डरते हैं। जो स्लम के एरिया भी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये आगे फिर से होता है ना कहीं कि आ गए, बात करेंगे, हमारे लिए कुछ होगा कि नहीं, ये वो। क्योंकि इतना ज्यादा एक मिथ भी डालते गए हैं दिमागों में लोगों के, इन स्लम के एरिया में और गरीब लोगों में डाल दिया गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसको कैसे कवर किया जाए? एक ये जो गैप है बात विचार का करने का, तो वो कैसे, इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज को कैसे कवर किया जाए कि हम इजीली उनसे बात कर सकें, उनको बता सकें और कि हम आपके लिए आए हैं और हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके बच्चों को कुछ कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ करके जाएंगे। तो इस चीज को कैसे कवर किया जाए? देखिए, इट्स ऑल अबाउट कि जो मानसिकता है ना, वो ये है कि जैसा आप किसी के साथ अगर करेंगे ना, तो सामने वाला भी आपके साथ वैसा करेगा, राइट। और कई बार क्या होता है कि अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या बार बार आपसे कोई इस तरह की एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी तरह की संस्था आके आपसे बोल के जाती है और वो चीज नहीं होती, ठीक है, और जब ये रिपीटेड स्तर पे होता है, राइट, तो वो एक मानसिकता लोगों की बन जाती है कि भाई ये लोग सिर्फ बोल के जाते हैं और इस पर काम नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगला भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा, अगर जो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, राइट, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही काम करने भी आएगी और तो भी उसको हो सकता है वो उसी नजरिए से ले, अगर उससे पिछले 8-10 एक्सपीरियंसेस उनके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इट्स ऑल अबाउट कि जो हमारा है ना कि न्यूटन वाला था कि जैसा आप जो है करेंगे वैसे ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही है कि आप कंपैशन के साथ काम करिए, आप दिल लगा के काम करिए, और अब अच्छे से अगर काम करेंगे, जब उनको दिखेगा कि हाँ फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको दिखेगा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट, तो ऐसा कोई हेजिटेशन उनके बीच में नहीं रहेगा। तो वो जो एक रिलेशन है ना, वो आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप कहीं भी जाएंगे, सचिन कि बच्चों में आया हूँ ना, आई एम गोइंग टू आई एम अ टीचर एंड आज मैं आपको पढ़ाने आया, तो वहाँ पे भी आदमी वो खुशी से बच्चे आएंगे और दे विल अर्ज यू कि नहीं आप पढ़ाओ, मैं रोज पढ़ाओ, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि वो रिपेल करेंगे या मना कर देंगे, वो इनफैक्ट आते हैं और दे रिक्वेस्ट यू कि आप पढ़ाइए, ठीक है। तो वही जैसे मैंने कहा कि जैसा आप करेंगे वैसे ही सामने से रिएक्शन आएगा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। बिल्कुल सही बात बोली अब्बास। तो एक तो चीज ये है, और दूसरा आपने बात करी लैंग्वेज प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली में किसी से बात करने जा रहे हो तो वो कन्नड़ा तो नहीं बोलेगा ना, तो आई डोंट थिंक ये कहाँ से आया, बट ऐसा कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं रहता है। लैंग्वेज का मेरा मतलब ये भी है कि क्या होता है ना कि जब हम बहुत ही ऐसे मतलब सिंपल से बात करते हैं ना लोगों से, कभी कभी होता है तो लोग हमारी लैंग्वेज के तौर पे हमें सोचते हैं, हमें जज करने लगते हैं ना। तो उसका मैं कहने का मतलब है कि क्या मतलब ऐसा तो नहीं, ये इसका फर्क पड़ता है थोड़ा? नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप दिल की लैंग्वेज से क्या बात कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कनेक्शन। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं तुमसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, तो बहुत मेरा फेवरेट है और तुम्हें शायद इसको सुन के काफी मजा भी आएगा कि अगर अब्बास को मौका मिलता है कि वो प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं और वो ये बात रखेंगे इस्लाम एजुकेशन को लेके, तो वो वहां पर उनको किस तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और क्या क्या उस चीज की बातों को अपने व्यक्त करने में एक सुझाव भी देंगे ताकि उनकी बात पे अमल किया जाए और इस पे गौर किया जाए? और तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें 2 तरह के क्षेत्र में मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि काम हो। जैसे कि सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे बच्चे कुछ कर पाएं, और प्राइमरी लेवल पे कुछ इस तरह का आप एक शेल्टर एजुकेशन स्कूल टाइप का आप बना दें, जिससे हर इस तरह के स्लम्स में उस एरिया के बच्चे जो है आसानी से जाके पढ़ सकें। और इन केस उसके बाद भी अगर वो
मान लीजिए जैसे उनकी मजबूरी है कि रोजी रोटी के लिए उन्हें कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना ही, जैसे मान लीजिए चने बेचना है या कुछ भी करना है, राइट। तो अगर वो अपनी कम्युनिटी में ही ये इस तरह की चीजें होंगी तो एटलीस्ट उनको उनका समय भी बचेगा, जो जिसके कारण वो शायद एजुकेशन से दूर भाग रहे थे कि नहीं स्कूल जाएंगे तो फिर कमाएगा कौन, राइट। तो इस तरह चीजें। दूसरा ये कि जो इस तरह से आगे पढ़ लिख चुके हैं और 10वीं 11वीं 12वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड से भी काम हो सकता है इन एरियाज में। और पार्टिकुलर सेक्टर्स में काम करने से ये होगा कि वो वहीं से स्किल करके और उसके बाद फिर एक पार्टिकुलर सेक्टर में अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जॉब पा सकते हैं और थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को आप 2 लेवल पे फोकस करिए, एक तो प्राइमरी एजुकेशन और एक स्किल डेवलपमेंट पे, और दोनों ही ट्रेनिंग देके उनको इस लेवल पे पहुंचा दीजिए कि वो एक अपलिफ्टमेंट आ जाए उनकी सोसाइटी में और उनके फैमिली में। अब्बास, तुमने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी, बहुत दिल फेक होके तुमने अपनी बात रखी उन सब लोगों से, और मुझे खुशी होगी कि तुम इसी तरह तुम्हारे इस काम में, इस मुहिम में और लोग जुड़े, बहुत अच्छे से जुड़े और काम करें आके, बिना किसी कोई शर्त के, बिना किसी कोई भेदभाव के। और मैं और भी यही कहना चाहूँगा कि आगे चल के और भी डॉक्टर अब्बास निकले, अब्बास की आवाज़ बढ़ाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम है, और मुझे भी बहुत खुशी है कि आप इस तरीके से काम आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, और इस इनिशिएटिव को आपको और बल मिले और आगे चल के आप बहुत कामयाब इंसान बने, इस चीज के लिए करते रहें। जो आपका जूझना है, आपका जुझारूपन है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा, और मुझे खुशी होगी कि और ये जो लोग सुनेंगे, ये इंटरव्यू सुनेंगे आपका, उनको भी ये इससे काफी कुछ सीखने को मिले। और ये जो स्लम की जो गैप है, दूरियां हैं, वो दूरियां कम हो। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों की, इस्लाम लोगों की बात रखी, और मुझे बहुत खुशी है कि इस चीज को लोग समझेंगे आपकी बात के थ्रू। और आपकी वो 2 शायरी बहुत ही खूबसूरत थी, और दूसरी वाली शायरी मुझे लगता है लोगों उसके दिल तक बहुत तेजी से पहुंचेगी। और बल्कि मैं भी इनवाइट करना चाहूँगा लोगों को कि वो आए और हमसे जुड़ें, और इनफैक्ट मैं जो भी हमारे एक्सपीरियंस है वो भी उनसे शेयर करूँगा, और चाहता हूँ कि लोग वॉलंटियर करें, हमारे साथ जुड़ें, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करें। और इफ दे वांट दे कैन कनेक्ट मी ओवर ट्विटर ऑल्सो। माय ट्विटर हैंडल इज @Dr. Abbas Kazim, TRABBASKAZIM। सो हम आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन के हमारे साथ जुड़ेंगे, एंड वी वांट टू स्टार्ट दिस इन अदर एरियाज ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत खूब है, और मैं आपका डिस्क्रिप्शन, आपके लिंक जो है कांटेक्ट का, वो मैं दे दूंगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि अब्बास कासिम से आप मिलिए और उनसे बात करिए। जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, और आप भी इस इनिशिएटिव में जुड़िए उनके साथ। और अब्बास, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और बस इसी तरह कामयाब बनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Thank you so much. Thank you so much for giving me a chance to speak on your show, and thank you so much. Thank you so much.